वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एचपीएससी एडीओ मेंस का जो एग्ज़ाम है उस पे अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है एचपीएससी ने। जब तक कोई इसके रिलेटेड डिसीजन नहीं आ जाता है, जो आपके पास प्रेपरेशन का टाइम है उसे आपने वेस्ट नहीं करना है। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली अपने आंसर्स को लिख के देखो, बिकॉज ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे वही आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। सो आज हमारा पार्ट 19 है, जिसमें रिलेटेड आपका एक टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसको आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसे कैसे मॉडल आंसर आप प्रिपेयर करोगे एग्जाम में, कैसे आपको फॉर्मेट रखना है, वो सभी चीजें इसमें आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू define the somatic hybridization and you have to explain the biological principle। जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बिहाइंड कौन कौन से प्रिंसिपल्स है उनको आपको हाईलाइट करना है। यू हैव टू डिस्कस द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ a flow chart and you have to even highlight the applications, challenges and future scope in Indian agriculture। देखो, ये जो पूरा टॉपिक है किसके बारे में, पूरा क्वेश्चन इट इज अबाउट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है तो ये किस पे वर्क करता है? सोमैटिक सेल्स पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? सोमैटिक सेल्स पे वर्क करता है। अगर आपको पता हो, हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। उसके अलावा जो बाकी बचे सेल, उनको हम किस में काउंट करते हैं? सोमैटिक सेल्स में काउंट करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करवाएंगे, उसका क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको लिखना है। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को करवाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल फ्यूजन भी हो जाती है, मैकेनिकली प्रोटोप्लास्ट को कट करके, बट उससे जो प्रोटोप्लास्ट को रीजनरेट करने की जो एबिलिटी है, जो परसेंटेज है कि वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो हमने अभी क्या पढ़ना है कि जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक मैकेनिज्म होता है जिसमें प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। उसमें कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। आप इसमें फ्लो चार्ट बनाओगे, प्लस आपको एप्लीकेशंस यानी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से चैलेंजेस है और फर्दर इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। सो स्टार्ट करते हैं कि इसका आंसर हम कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, कोई भी जो आंसर है उसे हम गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। कैसे? गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें 10% हमारा रहेगा इंट्रो का पार्ट, 80% रहेगा हमारा बॉडी कंटेंट और लास्ट का जो 10% रहेगा वो रहेगा हमारा कंक्लूजन। सो इसी तरीके से आपको फ्रेमिंग करनी है। जो मेजर जो आपको स्ट्रेस देना है, जो बॉडी कंटेंट है, जो टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में आपको लिखना है। हमने ये सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब देखो, इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होएगी? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि पूरा जो टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे। ये कैसा प्रोसेस होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी फ्यूज द सोमैटिक सेल्स, यूजुअली देयर प्रोटोप्लास्ट, विद द हेल्प of the two different plant species or varieties to create a novel hybrid plant and pass the barriers of the sexual incompatibility। अब ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन का मतलब है क्या? देखो, अगर हम जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग, आपको पता है ना, दो तरह की ब्रीडिंग होती है। एक होती है हमारे पास कन्वेंशनल ब्रीडिंग, एक मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग जो हम रिसेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है उसमें क्या करते हैं, हमें कोई ट्रेट है, मतलब कोई फीचर है जो प्लांट का आपका डिजायरेबल फीचर है, आपको ट्रांसफर करना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो इसमें कितने साल लग जाएंगे? लगभग 10 से 14 साल लग जाएंगे ना, 10 ईयर्स तक का टाइम ले जाएगा ये ट्रांसफर होने में, 8 to 10 ईयर्स।
अगर हम पेडिग्री, बैक क्रॉस, रिकरंट ये वाले मेथड्स की बात करें। लेकिन एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम फ्यूजन करवा देते हैं, जैसे कि इसका ही कंसेप्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो किस पे बात करता है, सोमैटिक सेल्स पे। कि क्या होता है कि अगर हमारे पास, जैसे कि आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ो तो ये आपका प्रोटोप्लास्ट है जहां पे आपके ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, बाहर आपकी क्या है, बाहर आपकी सेल वॉल है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहां से कट कर देंगे, सेल वॉल डिसॉल्व होएगी, मतलब सेल वॉल रही नहीं, तो बाहर क्या बन गया हमारा, प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट जो है मतलब इसकी फ्यूजन करवा देंगे और इससे डिजायरेबल ट्रेट्स ट्रांसफर होंगे, तो इस कंसेप्ट को हम बोल देते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होएगी, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जब हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात करें कि कोई ट्रेट हम ट्रांसफर करते थे कहाँ से कहाँ तक, हम अपने पेरेंट प्लांट से अगर कोई ट्रेट को ट्रांसफर करते थे अपने डोनर प्लांट तक, तो जो ट्रेट तो डिजायरेबल है वो भी ट्रांसफर होता था, लेकिन साइड बाय साइड कुछ ऐसे रिसेसिव ट्रेट्स भी चले जाते थे जिनकी हमें नीड नहीं है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है। प्लस इसमें क्या होता था, सेक्सुअली स्पीशीज आपस में कंपैटिबल नहीं थी, लेकिन जो आपका सोमैटिक सेल है वो हमें क्रॉस ब्रीडिंग करने में हेल्प करता है, क्रॉस ब्रीडिंग पॉसिबल हो जाती है। सो इट इज अ की टूल इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वेयर द क्रॉस ब्रीडिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स में सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी एक बैरियर है, लेकिन मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी के साथ, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के साथ, यूज ऑफ द मार्कर्स, वी कैन इंटेंसिफाई इट। उससे क्या होएगा, जो चीज इतने सालों में हमें मिल रही है वो शॉर्ट टाइम स्पैन में हमें प्रोवाइड हो जाती है, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजिकल अपने जो अप्रोच है उसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो जो हमारे हाइब्रिड्स होते हैं, अगर आपने पढ़े हैं कि जो इंटर स्पेसिफिक होते हैं, एक होते हैं इंटरजेनेरिक। कौन कौन से, इंटरजेनेरिक। देखो अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि दो स्पीशीज के बीच में हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहली अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास इंटर स्पेसिफिक, एक होता है हमारे पास इंटरजेनेरिक। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें मतलब सेम जो है, स्पीशीज सेम है। जीनस की बात करें तो इनका जीनस डिफरेंट है, इसमें क्या होएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज डिफरेंट है। जैसे कि सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम की कोई और स्पीशीज ले लो, टोरवम ले लो, तो दोनों का जो जीनस है वो तो सेम ही है ना, सोलेनम, लेकिन जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है। तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्पेसिफिक। इंटरजेनेरिक का मतलब क्या है, जैसे कि पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस, तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूब्रोसम, टोमेटो का क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। तो ये जो क्रॉसेस हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा जीनस है वो सेम है, सिर्फ स्पीशीज में डिफरेंट आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीनस भी डिफरेंट है, कंप्लीटली ही अलग जो क्रॉसेस कर देते हैं हम, ठीक है। जैसे कि रैफो ब्रासिका, रेडिश और ब्रासिका में क्रॉस। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे लिखेंगे कैसे। इंट्रोडक्शन आपने समझ ली कि आपने बेसिकली क्या बताना है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम्बैट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने जो कंटेंट है वो हिंदी में भी दे रखा है, आप उसमें भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है दैट इज बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। क्या पार्ट है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहां से आपका बॉडी कंटेंट शुरू हो रहा है। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में क्या है, फ्यूजन ऑफ द आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। मेजर जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि आपको दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में कंबाइन करवा देना है, उनकी सेल वॉल को रिमूव करवा देना है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होएगा, ये फ्यूजन कैसे होएगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम।
पहला जो एंजाइम है वो क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और इलेक्ट्रोफ्यूजन भी होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूजन, लेकिन जो सक्सेस रेट जिसमें ज्यादा है ज्यादातर पीईजी यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का ही ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद जब फ्यूजन होता है तो हेट्रोकैरियोन बन जाते हैं। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। हेट्रो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट। करियन का मतलब क्या होता है, करियन का मतलब कि उनके न्यूक्लियाई भी डिफरेंट है, उनके अलग है ना दोनों आपस में, दोनों दो डिफरेंट सेल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होएगा, एक हेट्रोकैरियन बन जाता है। फिर उसको हम कहाँ पे रखते हैं, उसको लैब कंडीशंस में रखा जाता है, उसमें कैलस बनाया जाता है, कैलस में फर्दर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जिसमें हम ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टर्बिडो शेप्ड एम्ब्रियो पढ़ते हैं, और फाइनली हमारा प्लांट जनरेट होता है। ये पूरा प्रोसेस हम स्टेप्स में स्टडी करेंगे। सो चलते हैं स्टेप्स की तरफ कि स्टेप्स में क्या क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें स्टेप्स की तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम दो पेरेंट प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमारे पास दो पेरेंट प्लांट्स है, राइट, एक की सेल वॉल, ये दूसरा पेरेंट प्लांट है, जिनके बीच में हमने क्या करवानी है, फ्यूजन करवानी है। सपोज यहाँ पे हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स प्रेजेंट है, दिस इज आवर डिजायरेबल ट्रेट, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा पेरेंट प्लांट। क्या बनेगा, पेरेंट प्लांट। और जो दूसरे वाला ये हमारा बनेगा डोनर। तो यहां से यहां तक हमने जीन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो अब इन दोनों को हमने आपस में फ्यूज करवाना है। तो फ्यूजन कैसे होएगी, सबसे पहले जो बाहर वाली जो सेल वॉल है उसे हम रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए सेल वॉल की डिसोल्यूशन की जाती है। क्या की जाती है, डिसोल्यूशन की जाती है। जब सेल वॉल डिसॉल्व हो गई उसके बाद आपका जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी फ्यूजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे। किसकी हेल्प से, एक एंजाइम की हेल्प से जिसका नाम क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब क्या होएगा कि दो प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो चुके हैं, दोनों के ट्रेट्स आपस में मिल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, वहां से जहां पे हमारा डिजायरेबल ट्रेट एक्सप्रेस हो चुका है उस डिजायरेबल ट्रेट को हम लेंगे। उसे लेने के बाद हम लैब कंडीशंस में जाएंगे, लैब कंडीशंस में उसे ग्रो करवाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होएगा, आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे, वहां पे कैलस फॉर्मेशन होएगी। कैलस क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप, मतलब काफी सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं कैलस। कैलस के बाद क्या होएगा, कैलस के बाद एम्ब्रियो स्टेज शुरू हो जाती है। मतलब वहां से एक नया प्लांट का जो सफर है वो शुरू हो जाता है। अब एम्ब्रियो स्टेज में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम एम्ब्रियो स्टेज की बात करें तो इसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेज आती है वो ग्लोबुलर स्टेज होती है। मतलब ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में सेल्स खुद को अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारी हार्ट शेप्ड आती है, उसके बाद हमारी टर्पिडो स्टेज आती है, और फाइनली हमारा क्या जनरेट हो जाता है, एक एम्ब्रियोनिक न्यू प्लांट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा आपका जो स्टेप है वो रहेगा इसका। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट अगर आप डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि आपको बोला है ना कि आपको फ्लो चार्ट्स भी ऐड करने हैं, डायग्राम्स भी ऐड करने हैं, जिससे आपका जो आंसर है और इम्प्रूव होके आए। तो अब ये देखो, इस डायग्राम में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास दो प्लांट सेल्स थे, इनकी हमने सेल वॉल रिमूव कर दी है, सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट पे वर्क करेंगे। ये दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट है इनको हम आपस में क्या करवाएंगे, फ्यूजन करवाएंगे। फ्यूजन हमने करवाई किसके साथ है, फ्यूजन करवाई है हमने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। किसके साथ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसकी हम फ्यूजन करवा देंगे। उसके बाद क्या होएगा, जब सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो एक हमारे पास हेट्रोकैरियोन बन जाता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दो डिफरेंट हमारे पास सेल जुड़ गए हैं और ये जो बना है हमारे पास क्या बना है, हेट्रोकैरियोन की फॉर्मेशन हो जाएगी और इससे फर्दर हम कैलस बनाएंगे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का। सो नेक्स्ट हम बात करें, आपको डायग्राम बनाना है, उसमें क्या करोगे, आप दो सेल्स को शो करोगे।
जैसे कि सेल ए एंड सेल बी, हमारे पास दो सेल्स है, सेल ए एंड सेल बी। अब इन दोनों की हमने सेल वॉल रिमूव कर रखी है, अब इनकी क्या होएगी, फ्यूजन, क्या होएगी, आपस में इनकी हो जाएगी फ्यूजन। अब जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक हेट्रोकैरियोन बनता है, एक हाइब्रिड कैलस बनेगा, क्या बनेगा, एक हाइब्रिड बन जाता है। अब जो ये हाइब्रिड बना है इसकी हम क्या करवाएंगे, कैलस फॉर्मेशन, इसे लैब कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, कैलस इसमें ग्रो की जाती है और उसके बाद एक नया प्लांट जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट, क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। सो यही रहता है हमारा जो पूरा प्रोसीजर है। अब देखो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल मेथड होते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं प्लस आपके क्वेश्चन में भी जिसके बारे में पूछा गया है वो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है। और आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो उसमें आप वो प्रोसीजर पिक करोगे जो क्वेश्चन में मेंशन है, उसी के रेलेवेंस में आप लिखोगे, बाकी आपको स्टेप्स इलेबोरेट करने हैं। तो ऐसे ही आपको जो पूरा बॉडी कंटेंट है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्या था कि आपको एग्जांपल्स भी देनी है, जैसे कि आप दे सकते हो कि डिसीज रेजिस्टेंसी के लिए पोटैटो की वाइल्ड स्पीशीज को क्रॉस करवाया जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे एक्सप्लॉइट होती है, ब्रासिका स्पीशीज में। अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंसी के लिए हम तंबाकू को जितनी भी सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज है उसके साथ क्रॉस करवा सकते हैं। उसके बाद इंटरजेनेरिक हाइब्रिड भी हमारे पास क्रिएट होते हैं, जैसे कि पोमैटो, जो कि टोमेटो और पोटैटो को जोड़कर बना गया है, तो दोनों की जो जीनस है वो भी डिफरेंट है। सो इट इज अ इंटरजेनेरिक क्रॉस, इट इज अ इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस है, देखो आपको फिर एडवांटेजेस में क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करोगे आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को। अगर हम कंपेयर करवाएं, कंपेयर द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कंपेयर इट विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। अब जो जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड के ड्रॉबैक्स है ना वो यहाँ पे प्लस पॉइंट बन जाएंगे। कैसे, यहाँ पे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पे आप साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन्स भी कर सकते हो, न्यूक्लियर जीनोम्स को भी कंबाइन कर सकते हो और ट्रेड्स को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो वाइल्ड पेरेंट से सोमैटिक डोनर तक। मतलब यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इंटरजेनेरिक इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस को भी कर पा रहे हो, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है ओवर द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम कुछ आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, पोटैटो टोमेटो कैसे बना उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब उसके बाद क्या था कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, तो मेजर चैलेंजेस आते क्या है, एक तो देखो जब हम सोमैटिक हाइब्रिड्स बनाते हैं दे मे बी जेनेटिकली अनस्टेबल, क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिड तो हमने बना दिया तो ये तो हमें नहीं पता ना कि जीन्स पास हो पाए हैं कि नहीं, वो तो हम स्क्रीनिंग करते हैं उसमें पता चलता है। और रीजनरेशन फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट इज द जेनोटाइप डिपेंडेंट, मतलब जो भी हमने प्रोटोप्लास्ट से एक नया हाइब्रिड क्रिएट करना है वो डिपेंड करेगा कि जीनोटाइप दोनों के कैसे हैं। और इस पे फील्ड लेवल अडॉप्शन नहीं है कि उसमें इस लैब वाला काम ज़्यादा है, एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए आपको स्किल्ड टिश्यू कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो कुछ ना कुछ हर एक जो मेथड उसके कुछ प्रोज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं, आपको दोनों को एनालिस्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है। अब लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में इसे फर्दर हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे हम मॉडर्न वे में क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। किस किस वे में यूज कर सकते हैं, डिसीज रेजिस्टेंसी के लिए, हाइब्रिड ब्रीडिंग के लिए, अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंसी के लिए। तो इसका जो फ्यूचर में यूज है, बट इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो आप लिख सकते हो ना, बट इट हैज सम लिमिटेशंस। अब वो लिमिटेशंस कौन कौन सी है कि एक तो आपकी जो बॉन्डिंग है, आपको एक स्किल्ड लेबर चाहिए, एक स्किल्ड टिश्यू कल्चर वर्कर चाहिए जो ये पूरा प्रोसेस करेगा। वो ये पूरा प्रोसेस क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करेगा, तो थोड़ा सा ये इकोनॉमिकल नहीं है। अदरवाइज इसका फ्यूचर में जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है जिसमें आपने
एडवांटेज भी देनी है, कुछ एक लिमिटेशन भी है, बट इसे हम अगर और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो फर्दर इसका यूज आ सकता है फ्यूचर में। सो इसी तरीके से आपको अपना जो मॉडल आंसर है वो एग्जाम में प्रिपेयर करना है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हम आपके लिए आंसर सीरीज को लेके आए, न्यू क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करें, तो आप हमारे बैच में एनरोल करो। हमारा जो बैच है 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस पूरे बैच का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है जो आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज़ में। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, मेंस की सारी प्रिपरेशन यहीं पे आपको मिल जाएगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने बैच नहीं लेना है, मतलब बैच उन्होंने ऑलरेडी एनरोल्ड है, प्रिपरेशन पहले भी कर रखी है, अब सिर्फ उनको टेस्ट देने हैं, तो टेस्ट सीरीज की ऑप्शन भी है। अगर आपको ऑफलाइन लर्निंग करनी है तो हमारा इंस्टीट्यूट है खरड़ में, वहाँ पे आपको अगर पूरा बैच लेना है वो आपको ऑफलाइन पड़ेगा 19,999 में, जिसमें आप ऑफलाइन लर्निंग करोगे। ऑफलाइन आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 5,999 रुपीज़ में। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके जो हर एक टॉपिक को, सारे टॉपिक कवर्ड हो जाएंगे आपके, और एक एक टॉपिक को कैसे क्वेश्चंस मॉडिफाई होंगे, हमने एक एक टॉपिक के भी 2-3 क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो इसमें सारे हो जाएंगे। हमारे टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेस्ट को जरूर देना है। टेस्ट में एनरोल करो, टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज देने से होगा क्या, आपकी रिटन प्रैक्टिस होएगी, क्योंकि आपको नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को आपने लिमिटेड वर्ड्स में अपने एग्जामिनर तक कन्वे करवाना है। तो वो कैसे करवाना है, आप कैसे सीखेंगे, अगर हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे, वहां आपको सारा पैटर्न हमें सिखाया जाता है। आपके टेस्ट होते हैं, उसके बाद हम जो मॉडल आंसर है वो भी अपलोड करते हैं नेक्स्ट डे। तो आप टेस्ट जरूर दें। जैसे कि आप दे सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है हमेशा ही बेस्ट आता है। हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर पोस्ट पे डेजिग्नेटेड हैं, जैसे कि मयंक मुदगिल जो कि आईपीएस है, आकृति सेठी जो कि आईएएस है, महक स्वामी जो कि आईपीएस है। तो नेक्स्ट फोटोग्राफ यहाँ पे आपका भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे बैच में एनरोल करना है, हमारी टेस्ट सीरीज को एनरोल करो। टेस्ट सीरीज में क्या होएगा, आपकी जो रिटन प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। डेली आप टेस्ट दो, हमारे टेस्ट आते हैं जिसमें हमारे यूनिट वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट है, और लास्ट में जब एग्जाम आ जाएगा तो हम आपके फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी लेंगे। तो उससे क्या है, आपकी कंप्लीट रिविजन हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा है। तो आपने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पे स्ट्रेस देना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप टेस्ट सीरीज लोगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिस करोगे। अब आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, हमारा जो इंस्टीट्यूट है खरड़ में है, ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज HPSC ADIO 2026। अब इस टेलीग्राम चैनल में आपको जितने भी हम वीडियो लेक्चर्स लेते हैं उसके लिंक मिल जाएंगे, प्लस जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उसका सारा शेड्यूल मिल जाएगा। तो आप अभी जाओ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, और उसके बाद अगर आपको बैच लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे प्रोवाइडेड है हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे सम अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप अपनी प्रेपरेशन को जारी रखें, डेली प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू।